أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة वलहुम आज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद की शर से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, यह अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। हिदायत है उन परहेजगार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, जो किताब तुम पर नाजिल की गई है यानी कुरान मजीद, और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थी उन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर है और वही फला पाने वाले हैं। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया उनके लिए यकसा है, ख्वाह तुम उन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, वो सख्त सजा के मुस्तहिक है। सच फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। अभी हम दरस कुरान समाज फरमा रहे थे। आइए अब हम चलते हैं हम नजमुद्दीन साहब की गुफ्तगू पर, लेकिन उनसे पहले कुछ मालूमात देनी है। अजीज रुफ़का, आज की इस टेक्नोलॉजी के दरमियान तालिब इल्म तालीम से दूर होते जा रहे हैं। कोविड-19 की वबा की वजह से स्कूल और कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। तालिब इल्म बेरहा रवि का शिकार होते जा रहे हैं। इसलिए हमने बड़ी शिद्दत से इस बात को महसूस किया कि तलबा को इस घटा तो अंधेरे में भटकी हुई इंसानियत को पैदा करने का अज़्म किया। तो आइए चलते हैं हम यहाँ से सीधा नजमुद्दीन साहब से इस्तेफादा करने के लिए। तो मैं बड़े अदब एहतराम के साथ मोहतरम जनाब नजमुद्दीन साहब को कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन मेडिकल साइंस इस उन्वान के तहत हमारे रहनुमाई फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एसआईओ उमर खेड़ के सदर मकामी प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स, अजीज पार्टिसिपेंट्स, तलबा तालिबात, सरप्रस्त हजरात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का एक अहम नशिस्त है एसआईओ स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया
पिछले 35 साल से पूरे मुल्क में तलबा बिरादरी की करियर गाइडेंस के मैदान में कंटिन्यू अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। तलबा बिरादरी में मैं वाहिद ऑर्गेनाइजेशन देखता हूँ SIO को कि तवातुर के साथ मुसलसल किसी एक प्रोग्राम पे कोई तंजीम तलबा की जमी हुई है तो SIO है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। इब्तदाई गुफ्तगू में आपके सामने बात आई कि लॉकडाउन के वजह से जो असरात तलबा बिरादरी पर हैं, उसमें भी तलबा की बेहतर रहनुमाई की ये कोशिश है, अल्लाह खुल फरमाए। करियर गाइडेंस को लेकर यकीनन तलबा में, सरपरस्तों में एक फिक्रमंदी का माहौल होता है, बिलखुसूस 10वीं 12वीं और मुख्तलिफ दाखिला इम्तिहानात के नताइज के बाद से कि किस फील्ड को वो मुंतखब करें, एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, मुख्तलिफ कोर्सेस क्या हैं। तो आज का दौर चूंकि बहुत ज़्यादा तखस्सुस का और स्पेशलाइजेशन का हो चुका है, तो हम अपने उन्मानात को भी जनरलाइज करने के बजाय बेहतर ये समझा कि हम टॉपिक वाइज डिस्कशन आपके सामने रखें। चुनाचे आज के गुफ्तगू का मौजू रखा गया है करियर अपॉर्चुनिटीज इन मेडिकल साइंसेस। शोबे तिब में, मेडिकल साइंसेस में इस मुल्क में, बिलखुसूस इस रियासत में जहां हमारे तलबा रहते हैं, उनके लिए कौन कौन से मौक़े हैं। 12वीं के नताइज आ चुके हैं और परसों के दिन ही 12 सितंबर को मेडिकल का जो दाखिला इम्तिहान है वो दाखिला इम्तिहान मुनक़्क़द हुआ। मुल्क में 16 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात इस इम्तिहान में बैठे थे। शोबे तिब या मेडिकल साइंस वक्त की अहम ज़रूरत रहा है हर दौर में, और ये शोबा ऐसा है जिसमें मिल्लत इस्लामिया ने अपना बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है माजी में, बल्कि इसमें की बहुत सी चीज़ों की बुनियादें रखने वाले हमारे आबा व अजदाद थे। आपने सिर्फ एक नाम बू अली सीना का सुना होगा कि उन्होंने अपने दौर में डायग्नोसिस पर, तशखीस पर, मुख्तलिफ अमराज पर जो छोटी छोटी किताबें लिखी थी वो तकरीबन 500 की तादाद में है। इसी तरह सर्जरी पर आप देखिए, तो मेडिकल साइंसेस में जितनी बुनियादें होती हैं वो बुनियादों को रखने वाले हमारे अपने आबा व अजदाद रहे। इस शोबे की अहमियत और इफादियत से हर बच्चा वाकिफ है। इसकी समाज में विखार और उसकी इज्जत, उसका एहतराम से भी वाकिफ हैं। चुनाचे हर बच्चा, माँ बाप की ख्वाहिश यही होती है कि उनका बच्चा इस शोबे में आए। ये शोबा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है और कई छोटे छोटे कोर्सेस, स्पेशलाइज कोर्सेस जो है का तारुफ आए दिन आपको होता रहता है। 12वीं साइंस, हम बुनियाद पकड़ के चलें इसको, वो कोर्सेज जिसके लिए दाखिला इम्तिहान है और ऐसे कोर्सेज जिसके लिए दाखिला इम्तिहान की जरूरत नहीं है, सिर्फ 12वीं और उसके परसेंटेज के बेसिस पर एडमिशन होता है। हम इन दोनों तरह के कोर्सेज का अहाता करेंगे गुफ्तगू में। पहली चीज हम वो देखेंगे कि 12th इसकी चूंकि एंट्री गेट है, इसके दाखिले का एक समझे कि बड़ा दरवाजा है और उसके बगैर इस शुबे में एंट्री मुमकिन नहीं है। तो 12वीं साइंस के बाद जो एंट्रेंस इम्तिहान है तो उसके जरिए से कहाँ कहाँ एडमिशन है। इत्तेफाक से शायद आज से 15 दिन कबल जो है आप ही के शहर में उमर खेड़ में गुफ्तगू का मौका मिला था। तो शुरुआती गुफ्तगू में ये सारे पहलू बच्चों के तकाज़ों पर आए थे।
आज किसी हद तक वही पहलू आपके सामने दोहराए जाएंगे। मेडिकल साइंसेस में हम पहले देखेंगे कि दाखिला इम्तिहान की बुनियाद पर क्या है। पहली चीज ये तय कीजिए कि दाखिला इम्तिहान अब मेडिकल कोर्सेज के लिए पूरे मुल्क में एक ही है, उसका नाम है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये जो नीट इम्तिहान है, शुरू में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फैसले के मुताबिक ये सिर्फ एमबीबीएस और बीडीएस के लिए नाफिज होना था, लेकिन धीरे धीरे जो है तमाम कोर्सेज का अहाता अब ये इम्तिहान कर रहा है। कौमी सतह पर, नेशनल लेवल पर जिन तलबा को एमबीबीएस को जाना है, बीडीएस को जाना है, होम्योपैथिक बीएचएमएस को जाना है, आयुर्वेदिक बीएमएस में जाना है, यूनानी बीयूएमएस में जाना है, सिद्धा एक कोर्स होता है, ये महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि सिर्फ तमिलनाडु रियासत में चलता है, वो भी चूंकि इसमें शामिल है। तो ये 6 कोर्सेज के लिए मुल्क भर के तमाम तलबा को नीट इम्तिहान देना कंपलसरी है। उसके बगैर इन 6 कोर्सेज में दाखिला मुमकिन नहीं है। महाराष्ट्र रियासत में हम रहते हैं। जिस दिन से नीट इम्तिहान नाफिज हुआ है तब से लेकर आज तक महाराष्ट्र में इन 6 कोर्सेज के अलावा मजीद और 5 कोर्सेज हैं जो नीट के बेसिस पर एडमिशन देते हैं। उसमें फिजियोथेरापी है, ऑक्यूपेशनल थेरापी है, ऑडियोलॉजी इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी है, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स है, बीएससी नर्सिंग है, और एक कोर्स है बीवीएससी एंड एएच कहते हैं उसको, वेटरनरी साइंस से मुतालिक। तो सिद्धा चूंकि महाराष्ट्र में नहीं है तो उसको हम माइनस करते हुए बाकी 11 कोर्सेस का तस्करा तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। पहली चीज है नीट के बेसिस पर एमबीबीएस कोर्स। मेडिकल साइंसेस में सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस, सबसे ज्यादा बाविखार, सबसे ज्यादा जिसको डिमांड होता है, सबसे ज्यादा माशी एतबार से खुशहाल रहने वाला, सबसे ज्यादा रिसर्च और क्विक ट्रीटमेंट और इंसानी सेहत पर बहुत ज्यादा तहकीकात और बेहतर इलाज और मालिजे के लिए पूरी दुनिया में जो पैथी मशहूर है, जिसका चलन है, जो तमाम ममालिक में इसका एप्लीकेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी कहते हैं उसको, एमबीबीएस के लिए। एमबीबीएस के लिए आप देखते हैं कि एडमिशन जो बच्चे लेना चाहते हैं तो एमबीबीएस की कॉलेजेस की अलग अलग किस्म है, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। नेशनल लेवल पर जो इदारे एडमिशन देते हैं उनमें एक होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, मरकजी जामियात हम जैसे कहते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 2 है मेडिकल साइंसेस में एमबीबीएस के लिए। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जिसके तहत जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चलता है, और दूसरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो एमबीबीएस की डिग्री अवार्ड करते हैं और नीट के बेसिस पर एडमिशन होगा। दूसरे होते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, मरकजी इदारे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, मुल्क के सबसे टॉप के मेडिकल कॉलेजेस समझे जाते हैं। तो वो तकरीबन अब 18 की तादाद में हुए हैं नए एम्स को मिलाकर। तो ये एम्स हैं। जिपमेर है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च। जिपमेर 2 है फिलवक्त, और इसके अलावा एएफएमसी है, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में है। डिफेंस हमारा शोबे दिफा या मिलिट्री हम जिसे कहते हैं, वो इस कॉलेज को रन करता है। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पर जो एडमिशन प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस डीम्ड यूनिवर्सिटीज। महाराष्ट्र के बच्चे सुनते होंगे औरंगाबाद में एमजीएम मेडिकल यूनिवर्सिटी है, डीवाई पाटिल मेडिकल यूनिवर्सिटी पुणे है, भारतीय विद्यापीठ पुणे है, कृष्णा मेडिकल कॉलेज कराड़ है। तो इस तरह के डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो तकरीबन 50 के से जायद हैं पूरे मुल्क में, इसमें एडमिशन जो है वो नीट के बेसिस पर होगा, ऑल इंडिया की सतह पर होगा, उसको ऑल इंडिया एडमिशन प्रोसेस कहते हैं।
नीट के रिजल्ट के बाद अब कुछ दिनों में आप देखते हैं रिजल्ट डिक्लेयर होगा और उसका नोटिफिकेशन आएगा। वो तलबा जो नेशनल लेवल पर MBBS BTS को एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें इन कॉलेजेस में आ सकते हैं। महाराष्ट्र स्टेट में जो कॉलेजेस की टाइप है वो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जिन कॉलेजेस को रन करती है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, और दूसरा होता है प्राइवेट अनएडेड मेडिकल कॉलेजेस। तो इस तरह से दो टाइप्स महाराष्ट्र में आप देखते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और अनएडेड जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, जो प्राइवेट सोसाइटीज रन करती हैं बगैर किसी गवर्नमेंट के ताउन के, माशी ताउन के। तो इस तरह से इनका एडमिशन स्टेट लेवल पर होगा आपको। ये MBBS के लिए जो रिक्वायर्ड स्कोर है आपका, जिन तलबा ने नीट एग्जाम दिया होगा अभी कल, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की जो की आई है आंसर की, और आंसर की से अपने चेक किया होगा आपने क्या कारनामा अंजाम दिया था नीट के इम्तिहान में। तो जाहिर बात है कि टोटल आपके सामने होगा। आकाश की है, LN की है, शाहू कॉलेज की है। बहरहाल बड़े बड़ी टॉप की ब्रांडेड जो क्लासेस हैं उनकी कीज अवेलेबल है इंटरनेट पर। कल 12 तारीख को रात में ही तलबा जब अपने अपने पेपर को सामने रखते हुए उन्होंने चेक किया और अपना टोटल कर लिया। उमूमन ये की का जो रिजल्ट होता है ऑन एन एवरेज 99% वो करेक्ट होता है, बास केसेस में 100% भी। यही रिजल्ट जो एक महीने के बाद आएगा वही रिजल्ट होगा। तो वो जो तलबा सुन रहे होंगे जिन्होंने नीट एग्जाम दिया है, वो जो तलबा 11th-12th में होंगे इस साल, जो 22 में नीट देने वाले हैं, जो अभी 11वीं में एडमिशन लिए हैं, जो 2023 में नीट का एग्जाम देने की ख्वाहिश रखते हैं, वो सब सुन रहे हैं इस बात को। ये आपको नेशनल लेवल पर जो मैंने आपके इंस्टीट्यूट बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे आपके जो AFMC हो, यहाँ एडमिशन के लिए 650 प्लस स्कोर पकड़ के चलिए आप। आपका रिक्वायर्ड स्कोर इतना होना चाहिए। जहां तक सेल्फ फाइनेंस डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं प्राइवेट, जो हेवी फीस लेकर एडमिशन देती हैं, वो भी सेंट्रल लेवल पर एडमिशन देती हैं, तो उनका एडमिशन आपका 300 तक के अगर स्कोर है आपका तो MBBS को एडमिशन प्राइवेट, बार बार सुनिए, कहीं कहीं गलत फहमी नहीं हो, मैंने कह दिया कि 300 पे एडमिशन MBBS को होता है, तो होता है, लेकिन कहाँ होगा आपका 300 स्कोर तक, वो होगा प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस डीम्ड यूनिवर्सिटीज। मसलन अगर आपको MGM यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको साल की जो फीस होती है वो 18 लाख रुपये ईयरली होगी। 4.5 साल आपको 18 लाख सालाना आपको देने पड़ेगी, टोटल कीजिए आपकी। तो बाज यूनिवर्सिटीज की फीस 18 लाख है, किसी की 16 लाख है, किसी की 22 लाख है। कम से कम जो फीस है सेल्फ फाइनेंस डीम्ड यूनिवर्सिटीज की वो है सिम्बायोसिस विमेंस मेडिकल कॉलेज, जो लास्ट ईयर पहली बार नया कॉलेज खुला है पूना में लड़कियों के लिए। उन्होंने अपनी फीस सबसे कम रखी है, वो है 10 लाख समथिंग, राउंड अबाउट 11 लाख पकड़ के चलिए। सेकंड नंबर पे जो आएगा हमदर्द का जो मेडिकल कॉलेज है दिल्ली में, उनकी फीस आएगी सेकंड नंबर पर, वो भी तकरीबन 11 से 12 लाख के दरमियान है, जो सबसे कम समझी जाती है पूरे मुल्क में। ऑलमोस्ट कॉलेजेस की जो फीस है सेल्फ फाइनेंस डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, वो तकरीबन 16 लाख से 22 लाख के दरमियान फीस पाई जाती है। तो ये नेशनल लेवल पर। स्टेट लेवल पर जो स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आपको एडमिशन के लिए जो स्कोर चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के, तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ रहा है वो 575 रहा है ओपन कैटेगरी का, और 10-5 मार्क कम ज्यादा होंगे EWS के और OBC के, जो बड़ी तादाद में मुस्लिम बच्चे इसमें आते हैं। कल के इम्तिहान से मुतालिक चूंकि पता चल रहा है कि फिजिक्स का पेपर टफ गया, तो कुछ स्कोर डाउन होने के चांसेस है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 10 से 5 मार्क आगे पीछे हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डाउन आमतौर पर स्कोर नहीं होता है। 10-5 मार्क्स के कम पकड़ के आप ये चलिए कि 560 के ऊपर ही ओपन कैटेगरी को मेंटेन करना पड़ेगा, और कैटेगरी के जो OBC वगैरह के बच्चे हैं तो लगभग जो है 555 प्लस उनके स्कोर जाने के चांसेस हैं। तो ये एक रिक्वायर्ड स्कोर है जो नीट में चाहिए आपको। प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में,
तो प्राइवेट कॉलेजेस में आपका जो मेरिट कोटा होता है, मेरिट कोटे में और गवर्नमेंट कॉलेज के समझे कि स्कोर में ज्यादा फर्क नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा आपको नॉन माइनॉरिटी और माइनॉरिटी दो किस्में हैं इसमें भी, प्राइवेट अनएडेड में। तो प्राइवेट अनएडेड में नॉन माइनॉरिटी के जो कॉलेजेस हैं वो जाके आपको 535 या 530 प्लस के स्कोर जाने के चांसेस हैं। जिनका अभी आ रहा होगा टोटल 530-35, तो उनके प्राइवेट अनएडेड में लगने के चांसेस हैं। महाराष्ट्र में एक माइनॉरिटी का अनएडेड कॉलेज है जालना में, बदनापुर इस मकाम पर, औरंगाबाद से और जालना के दरमियान होता है। तो ये चूंकि माइनॉरिटी स्टेटस है, मुस्लिम बच्चे 100% एडमिशन दी जाते हैं मेरिट कोटे में, तो मेरिट कोटे का 100% मुस्लिम बच्चों के थ्रू भरा जाता है, इसलिए यहाँ का कट ऑफ निस्बतन कम होता है। जैसे लास्ट ईयर का कट ऑफ नॉन माइनॉरिटी का 540 राउंड अबाउट रहा है, तो बदनापुर में माइनॉरिटी का 520 कट ऑफ रहा है MBBS का। तो मेडिकल साइंसेस में ये कैफियत है, जो बच्चे टैलेंटेड है बहरहाल कम फीस में भी उनका एडमिशन होता है। 600 से ज्यादा स्कोर है नेशनल लेवल पर, अगर एडमिशन कहीं मिल रहा है आपको एम्स में, तो एम्स की फीस आज भी जो है 5-5.5 हजार से ज्यादा ही नहीं है। इसी तरह जिपमैन की फीस बहुत कम होती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की फीस 24,000 के करीब है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की 16,000 फीस है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के कॉलेजेस में आएंगे तो 1,10,000 के करीब राउंड आउट फीस जाती है। उसमें 50% आपको 8 लाख से कम इनकम है तो उनको आधी फीस लगेगी, ओबीसी में है तो आधी फीस लगेगी, ईडब्ल्यूएस में है तो आधी लगेगी, टीचर्स के बच्चे हैं तो उनको भी आधी लगेगी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में जैसे मैंने आपसे कहा कि एक मिसाल सामने रखते देखते हैं, माइनॉरिटी के बदनापुर के कॉलेज में अगर एडमिशन हो रहा है, उनकी फीस 8 लाख सालाना है। 8 लाख में से आपको अगर इनकम वालिदैन का इनकम अगर आपके 8 लाख से कम है ईयरली, तो आपको आधी फीस लेनी पड़ेगी। ओबीसी में है आपको आधी फीस देनी पड़ेगी 4 लाख रुपये, ईडब्ल्यूएस में है आपको 4 लाख रुपए लगेंगे। आमतौर पर मिडिल क्लास 4 लाख रुपए जुटाने की कोशिश करता है। आप अपनी प्लानिंग का हिस्सा इसको बना के रखिएगा। आगे आइए हम देखते हैं मेडिकल साइंसेस में एक होता है BAMS। ये 5.5 साल के कोर्सेस है जो मैं आपको बताऊंगा, 1 से लेके 5 तक के। BAMS में इसको हम आयुर्वेदिक कहते हैं, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। 5.5 साल का कोर्स होता है ये भी। महाराष्ट्र में देखेंगे आप 2 तरह के कॉलेजेस होते हैं, इसमें 3 तरह के बल्कि। गवर्नमेंट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट एडेड है और अनएडेड है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड में फीस का स्लैब सेम होता है। अनएडेड जो BAMS कॉलेजेस होते हैं उसकी फीस आपको 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख के दरमियान होती है। उसमें 50% रिइंबर्समेंट आपको जैसे MBBS में रहा है वैसे बाकी तमाम कोर्सेज में रहेगा, उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन एक मैदान है। 5.5 साल का ये कोर्स करने के बाद आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ हद तक गवर्नमेंट जॉब के मौके इसको मिल सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है BOMS, यूनानी हम कहते हैं इसको। ये पैथी आमतौर पर मुसलमानों के तवस्सुत से भारत में फैली है और आज भी बड़ी हद तक मुसलमानों के हाथ में है। यूनानी मेडिसिन के महाराष्ट्र में तकरीबन 6-7 कॉलेजेस हो गए हैं एट प्रेजेंट। 2 कॉलेज मालेगांव में है, एक मुंबई में है, एक पुणे में है, एक जलगांव में है, एक अकलकुआ में है और एक कुंजखेड़ा है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में कन्नड़ के पास। इस तरह के 7 कॉलेजेस हो गए हैं। उसमें से 3 एडेड हैं और 4 अनएडेड होंगे। जो एडेड हैं उसमें आपको 45 से 55 हजार की फीस होगी सालाना। जो अनएडेड हैं वो अनएडेड की फीस आपको 1,20,000 से 1,50,000 के दरमियान होगी ईयरली। आपको 50% रिइंबर्समेंट की यहाँ भी सहूलत होती है। यूनानी मेडिसिन में और आयुर्वेदिक में जो रिक्वायर्ड आपको परसेंटेज होगा, नीट में जो बच्चों का 450 से ज्यादा है तो उनके गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड में लगने के चांसेस भरपूर हैं। आखिरी राउंड तक बहुत हो गया तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन 450 राउंड अबाउट का रिक्वायरमेंट आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा।
जहां तक प्राइवेट अनएडेड BAMS कॉलेज होते हैं उसमें आपको जो है स्कोर जो रिक्वायर्ड है वो है तकरीबन 300 से आगे लगेगा इसमें भी, लेकिन फीस पे ये चलने वाले कॉलेजेस होते हैं। यूनानी मेडिकल साइंसेस में BUMS को जो एडेड मैंने 3 बताया आपको, बॉम्बे, पुणे और मालेगांव, ये 3 एडेड में आपका 250 से 300 अगर आपका स्कोर है तो आपके चांसेस होते हैं एडेड में लगने के। अगर आपका 200 से 250 के दरमियान है तो आप अनएडेड BUMS कॉलेजेस में लग सकते हैं। इसमें चौथी चीज जो है वो है BDS। मैं MBBS के बाद फौरी इसको रखना चाह रहा था, लेकिन चूंकि BDS का भी सवाल बहुत पूछते हैं बच्चे, इसलिए बैचलर इन डेंटल सर्जरी ये 5 साल का कोर्स होता है। इसके भी 2 तरह के कॉलेज महाराष्ट्र में है, एक होता है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस और दूसरा है प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस। तकरीबन 25 की तादाद में प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस मिलेंगे महाराष्ट्र में। और आपको BDS कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट के BDS कॉलेजेस हैं वो 4 हैं, बॉम्बे में 2 हैं, एक कारपोरेशन का BDS कॉलेज है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का BDS कॉलेज है, एक औरंगाबाद में है और एक नागपुर में है। तो इस तरह से ये चारों BDS कॉलेजेस में जो परसेंटेज आपको लगेगा, MBBS का जो रिक्वायर्ड स्कोर था आपका 550 प्लस ओपन कैटेगरी के लिए, तो आमतौर पर 500 से ज्यादा ही मार्क्स की जरूरत गवर्नमेंट BDS के लिए भी रहेगी। जहां तक प्राइवेट BDS का मामला है तो BDS के दिन उतने अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए प्राइवेट के जो डेंटल कॉलेज है बड़े शहरों को छोड़कर छोटे मकामात पर, छोटे जिलाई और तालुका मकामात जी, तो BDS में प्राइवेट अनएडेड खानगी जो कॉलेज है अनएडेड, तो उसमें ऐसे भी इम्कानात है कि आपको 200 अगर मार्क्स है तब भी बास दूर दराज के कॉलेजेस में 200 मार्क के बेसिस पर भी BDS को एडमिशन मिल सकता है। तो ये एक कैफियत हो गई। ये 5 के बाद हम देखते हैं कि BHMS कोर्स है होम्योपैथी के तौर पर, जर्मनी से जिसका आगाज हुआ था। भारत में काफी चलन इसका, बाज़ रियासतों में गवर्नमेंट जॉब भी है, महाराष्ट्र में आज तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा इसको। आप प्राइवेट प्रैक्टिस ही कर सकेंगे अपनी पैथी पर। और BHMS वालों को चूंकि कई दिनों से डिमांड है कि उनको भी एलोपैथी की प्रैक्टिस जैसे BMS को अलाउड है, BUMS वालों को अलाउड है, इस तरह की प्रैक्टिस का इजाजत उनको भी मिले। तो उनको एक कंडीशन के बेसिस पे मिली थी कि BHMS का कोर्स होने के बाद इनको एक ब्रीच कोर्स कराया जाएगा। वो ब्रीच कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनको कानूनी इजाजत मिलेगी, वो देही इलाकों में BHMS की एलोपैथी की भी प्रैक्टिस कर सकेंगे कानूनन। अभी तक मगर वो इसके इम्प्लीमेंटेशन में कई खामियां कोताहियां हैं, वो सही तौर पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन बहरहाल BHMS के डॉक्टर्स भी बड़ी हद तक गैर कानूनी सही, लेकिन बहरहाल प्रैक्टिस एलोपैथी की ही ज्यादा तौर पर करते हुए नजर आते हैं। तो BHMS बैचलर इन होम्योपैथिक एंड मेडिसिन एंड सर्जरी जो है ये भी 5.5 साल पर मुश्तमिल कोर्स है। तो ड्यूरेशन हमेशा ध्यान में रखिए, MBBS का ड्यूरेशन, उसकी जो मुद्दत है कोर्स की वो अभी 5.5 साल है, 4.5 साल का कोर्स, 1 साल इंटर्नशिप। DMS आयुर्वेदिक का भी 5.5 साल है, 4.5 साल पढ़ना है, 1 साल इंटर्नशिप है। उसी तरह से 5.5 BUMS, 5.5 BHMS की है। BHMS का कोई गवर्नमेंट कॉलेज महाराष्ट्र स्टेट में नहीं है, सबके सब कॉलेजेस प्राइवेट है। और इसकी एवरेज फीस आप ये पकड़ के चलिए 90,000 से 80,000 से लेकर 1,20,000 के दरमियान पूरे महाराष्ट्र में इसकी फीस होती है, फुल फीस, जिसमें आपको 50% रिम्बर्समेंट 8 लाख से बिलो वालों को, OBC वालों को, EWS वालों को मिलता है। तो ये इसके लिए एडमिशन को बहुत ज्यादा स्कोर की जरूरत नहीं पड़ती है। आमतौर पर जो है 200 प्लस अगर है आपका स्कोर है तो BHMS के एडमिशन के इम्कान बढ़ जाते हैं। शहरों के जो मशहूर कॉलेज हैं वहाँ थोड़ा सा स्कोर आपका 280 से लेकर 300 प्लस पे जाने के चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसे गैर मारूफ जो कॉलेजेस हैं उसमें आपका 200 प्लस स्कोर के बेसिस पर आप एडमिशन ले पाएंगे, एडमिशन हो पाएगा 5.5 साल के ये ड्यूरेशन के कोर्स में। तो ये हो गए तकरीबन जो है 5 कोर्सेस, MBBS, BDS, DMS, BHMS, BUMS। इसके बाद मजीद और जो
महाराष्ट्र में एडमिशन होता है वो 6 कोर्सेज बाकी हैं, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। उसके बाद आपके सवाल जवाबात रहेंगे। कुछ चीजें जो एंट्रेंस के बगैर भी होती है उसका तस्करा हम करेंगे बड़ी तेजी के साथ, और फिर सवाल जवाबात के मरहले पर आते हैं। आप देखिए कि ये 5 के बाद, ये 5 जो मैंने तस्करा किया बड़ी हद तक हमारे स्टूडेंट्स वाकिफ भी हैं, पेरेंट्स भी वाकिफ हैं, छोटे से छोटे मकामात के जो बच्चे भी हैं वो भी वाकिफ हैं, लेकिन इसके बाद की जो चीजें हैं उमूमन उनके ताल्लुक से वाकिफियत कम पाई जाती है। तो उसमें एक आता है फिजियोथेरापी कोर्स, बैचलर इन फिजियोथेरापी। ये भी एक तरीक़े इलाज है उन अमराज के लिए जो जोड़ों से ताल्लुक़ रखता है, एक्सीडेंट के बाद पेशेंट को नॉर्मल करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है, मसल पेन्स हैं, मुख्तलिफ जिस्म के जो उसकी कैफियत है तकलीफ की उसको दूर करने के अलग अलग तरीक़े होते हैं। मालिश है, उसमें इलेक्ट्रिकल हीट है और मुख्तलिफ ट्रैक्शंस हैं। तो उसका एक साइंटिफिक अप्रोच है इलाज मालेजे का। उस सिलसिले में आप देखिएगा फिजियोथेरापी का डिमांड बड़े हाल पूरे दुनिया में होता है। ये इंटरनेशनल पैथी है, एक्सपोजर इसको आपको और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोजर इसका मिलेगा, किसी मतलब एक मुल्क के हद तक महदूद ये कोर्स नहीं होगा। फिजियोथेरापी के 2 तरह के कॉलेज हैं महाराष्ट्र में, प्राइवेट, अनएडेड और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 4 कॉलेजेस हैं महाराष्ट्र में, 3 कॉलेजेस मुंबई में हैं जो कारपोरेशन के मेडिकल कॉलेज से रन करते हैं, टीएन मेडिकल कॉलेज, लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज और सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई। ये 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और एक नागपुर में है। आमतौर पर ये चारों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में फिजियोथेरापी के लिए जो स्कोर चाहिए आपके नीट का, तो पिछले साल का कट ऑफ 430 नियर अबाउट रहा है, मतलब 400 प्लस पकड़ के चलिए इस साल आप, अगर आपको गवर्नमेंट के इन चारों कॉलेजेस में फिजियोथेरापी के लिए एडमिशन लेना है। इसका डिमांड पूरे दुनिया में है, भारत में भी इसके प्रैक्टिस के, सर्विसेज के और ऑर्थोपेडिक्स हॉस्पिटल से अटैच होकर प्रैक्टिस करने के, बाहर जाने के, स्पोर्ट्स क्लब्स में सर्विस ज्वाइन करने के कई मौके बहरहाल होते हैं। इंडिविजुअल प्रैक्टिस के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। बड़े शहरों में आमतौर पर होम सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले कई फिजियोथेरापिस्ट होते हैं। ऐसे पेशेंट जिनको घर से हिलाना मुश्किल होता है वहां पर होम सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। तो फाइनेंशियली बहुत समझे कि बेहतर रोजगार फराहम करने वाला ये कोर्स होता है फिजियोथेरापी। उसके बाद दूसरा होता है ऑक्यूपेशनल थेरापी। अब मैं परसेंटेज प्राइवेट कॉलेज का तस्करा इसमें रह गया है। फिजियोथेरापी में प्राइवेट कॉलेज जो तकरीबन जो है 20-22 जो तकरीबन मेरे ख्याल से 54 कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट फिजियोथेरापी कॉलेज, 4 गवर्नमेंट के हैं, 54 प्राइवेट अनएडेड हैं। तो प्राइवेट अनएडेड में एडमिशन आपका 200 मतलब आपका 200 स्कोर है तो आप फिजियोथेरापी को एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट अनएडेड में, जिसकी फीस जो है 70,000 से लेकर 1,10,000 के दरमियान या 130 के दरमियान होती है। कॉलेज वाइज, शहर वाइज उसकी फीस का स्लैब अलग अलग होगा। मिनिमम मैंने आपसे कह रहा कि 70,000 से लेकर 1,40,000 के दरमियान फिजियोथेरापी की फीस होती है। इसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल थेरापी। ऑक्यूपेशनल थेरापी में पर्टिकुलर पेशेंट के इलाज मालेजे के लिए है। ऐसे पेशेंट जो डिप्रेशन के शिकार हुए हैं, मायूसी इंतहा को पहुंची है और वो इंतहाई दर्जे की मायूसी उस फर्द में एबनॉर्मलिटी ला चुकी है, बिहेवियर में, उसके अप्रोच में, उसके चलने में, उसके बोलने में, उसकी निश्चित बरकत में नॉर्मल जो कल तक था वो अब एबनॉर्मल होते जा रहा है। किसी वजह से डिप्रेशन आता है, कारोबार में नुकसान की वजह से, सर्विस जाने की वजह से, तनख्वाहों के न बढ़ने की वजह से, महंगाई की वजह से, खेती बाड़ी में बारिश और सैलाब और उसकी वजह से, कर्जों में डूबने की वजह से डिप्रेशन, पास नहीं होने की वजह से, या एक्सपेक्टेड जो मार्क्स थे वो नहीं आने की वजह से, अलग अलग रीजंस होते हैं डिप्रेशन के। डिप्रेशन को भी एक पेंडेमिक की तरह दुनिया देख रही है, एक वबाई बीमारी की तरह देख रही है। तो ऐसे पेशेंट के इलाज मालेजे के लिए आप देखते हैं कि ये ऑक्यूपेशनल थेरापी। ऑक्यूपेशनल थेरापी के सिर्फ 4 कॉलेज हैं महाराष्ट्र में, वो भी गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट एक भी कॉलेज नहीं है। 3 कॉलेज बम्बई में है कारपोरेशन के, वही दोबारा मैं आपके सामने दोहराऊंगा, जैसे फिजियोथेरापी के 3 है वैसे
ऑक्यूपेशनल थेरापी के 3 कॉलेजेस है। सेट जीएस कॉलेज है, टीएन मेडिकल कॉलेज है और लोकमान्य तिलक कॉलेज है और नागपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। ऐसे 4 ऑक्यूपेशनल थेरापी के कॉलेजेस होते हैं महाराष्ट्र भर में। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है ऑडियोलॉजी इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ASLP कहते हैं इसको। सुनने और बोलने के जिनको मसाइल होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए काम आता है। जिनके जबान में लुकुनियत है, बोबड़ा जिसको बोलते हैं मोटी भाषा में हम लोग, तो जबान में र का तलफ़ुज़, बहुत से ऐसे अल्फाज का तलफ़ुज़ सही होता है, उन लोगों के तलफ़ुज़ को दुरुस्त करने के लिए बचपन से वो बच्चे जो दुनिया में आए हैं उनकी कैफियत को चेक करके उनको क्या है क्या डिफिशिएंसी को चेक करके उनके इलाज मुआलजे के लिए बहरहाल इसकी अपनी अहमियत है। ASLP ये भी जैसे मैंने आपका ड्यूरेशन के बारे में कहा कि फिजियोथेरापी भी 4.5 साल का है, ऑक्यूपेशनल थेरापी भी 4.5 साल का ड्यूरेशन का है और ऑडियोलॉजी इन स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी भी 4.5 साल के ड्यूरेशन का कोर्स होता है। तो इसके इंटर्नशिप के साथ 4.5 साल इसमें होते हैं। तो ये जो ASLP कोर्स है, ASLP सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में है। 2 ही सेंटर है पूरे महाराष्ट्र में। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, चूंकि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, इसलिए उसके 50% सीट्स महाराष्ट्र को दिए गए हैं। और दूसरा कॉलेज है जो टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज कहते हैं, उसमें ये कोर्स चलता है। 2 ही गवर्नमेंट के बंबई में ये कॉलेजेस हैं ASLP से रिलेटेड। आप देखते होंगे, आप स्टूडेंट हर क्लास में कोई एक आधा बच्चा ऐसा होता है जिसके जबान में लुकुन्नत है, बोल नहीं पाता है, ज़हीन है लेकिन जवाब नहीं दे पाता, इसलिए कि बोलने पर बच्चे हंसेंगे। तो ASLP जो है ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, आप देखिए कि इस सिलसिले में जो अगला कोर्स है उसको हम कहते हैं ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, आर्टिफिशियल लिम्स बनाने के, मसनवी आज़ा, हाथ टूट गया, मसनवी हाथ, पैर टूट गया, मसनवी पैर बनाने का ये जो कोर्स होता है, ये कोर्स की बहरहाल अपनी अहमियत है और इसको भी काफी डिमांड है। और पूरे महाराष्ट्र में हम देखते हैं सिर्फ एक ही कोर्स होता है ये पूरे ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स पर। तो ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स का एक मशहूर इंस्टीट्यूट है सेंट्रल गवर्नमेंट का महाराष्ट्र में, बंबई में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन कहते हैं उसको। तो इसमें आपको ये कोर्स मिलेगा। एक इंस्टीट्यूट है महाराष्ट्र में, नीट के बेसिस पे एडमिशन उसको मिलेगा। 250 से 300 अगर आपका स्कोर है तो आर्टिफिशियल लिम्स, मसनवी आज़ा बनाने से मुताल्लिक इस कोर्स में आप जा सकते हैं। इसकी जरूरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हादसात जैसे होते हैं, हादसात में किसी का पैर कट जाता है, हाथ टूट जाता है, तो उसकी बहरहाल जरूरत होती है और काफ़ी महंगा ये सौदा होता है पेशेंट्स के लिए भी। और आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है और वो टेक्नोलॉजी सिर्फ आप शो के हाथ और शो के पैर नहीं रखती है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी के सपोर्ट में आपके हाथ काम भी करते हैं, लिखते भी हैं, आपके हाथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी करते हैं, आपके पैर आपको लेके खड़े भी होते हैं। वो मसनवी पैर से आप चल भी सकते हैं, वो मसनवी पैर से दौड़ भी सकते हैं, दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लेके इनाम भी पा सकते हैं। तो ये कैफियत बहरहाल है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। ये भी एक मौका होता है, ज़्यादा स्कोर नहीं लगेगा। मैंने आपसे कहा कि 300 स्कोर है, तब भी आपको इस कोर्स में एडमिशन के इम्कान होते हैं। तो ये 9 कोर्सेस हो गए जो नीट के बेसिस पे है। 10वां जो कोर्स है वो है BSc नर्सिंग। आमतौर पर नर्सिंग जो प्रोफेशन है उसमें 3 कैटेगरी के लोग काम करते हैं। एक होता है सर्टिफिकेट कोर्स जो 2 साल पर मुश्तमिल है, एक होता है डिप्लोमा जिसको हम GNM कहते हैं, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कहते हैं उसको, GNM, जो हर जगह तालुका प्लेस पे, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे इसके इंस्टीट्यूट हैं। तो GNM 12वीं के बाद 3 साल का होता है। और GNM जो 3 साल का कोर्स है नर्सिंग का, उसको हम डिप्लोमा कहते हैं। वो डिप्लोमा आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं, उसमें साइंस ही होना जरूरी नहीं है। नर्सिंग में तीसरा अहम जो हिस्सा होता है वह होता है BSc नर्सिंग का। ये 4 साल के ड्यूरेशन का, सर्टिफिकेट 2 साल का, डिप्लोमा 3 साल का 12वीं के बाद, और BSc नर्सिंग सिर्फ 12वीं साइंस के बेसिस पर होगा और नीट के स्कोर पे एडमिशन होगा। विदाउट नीट BSc नर्सिंग को, जो 4 साल का डिग्री कोर्स है, उसको एडमिशन नहीं मिलेगा।
तो नर्सिंग में दोनों काम कर सकते हैं, मेल नर्स होते हैं और फीमेल नर्स होते हैं। भारत में या दुनिया भर में बड़े पैमाने पर कल्चर ख़वातीन की, जो फीमेल नर्स के इस मैदान में काम करने का। लेकिन पिछले कई बरसों से इस प्रोफेशन में मेल नर्स की हैसियत से जेंट्स भी अपनी बेहतर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दुनिया भर में इसको बेहतर मौके होते हैं। भारत के समाज में बहुत इज्जत और विकार के साथ इसके तरफ देखा नहीं जाता, इसलिए बच्चे हमारे थोड़ा सा उस प्रोफेशन के तरफ जाने में कतराते हैं। अब सूरत हाल बदल गई है, इलाज मुआलजे की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आए हैं, वहाँ पे सर्विस के मौके हैं। गवर्नमेंट की काफ़ी बड़ी हद तक बीएससी नर्सिंग को जॉब्स होते हैं। डॉक्टर के मुकाबले में ज़्यादा लोग लगते हैं, इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी और ज़्यादा ही रहेगी। तो अच्छे स्किल के साथ गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सर्विसेज के मौके हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में मौके हैं। और इसके अलावा फिर दुनिया भर में आपको मेल नर्स के तौर पर, फीमेल नर्स के तौर पर गल्फ कंट्रीज में और यूरोपियन कंट्रीज में खास तौर पर बहुत ज़्यादा ये डिमांडिंग प्रोफेशन होता है। भारत के जैसे आईटी सेक्टर के लोग मुख्तलिफ कंट्रीज में छाए हैं, उसी तरह नर्सिंग के प्रोफेशन में भी भारत से बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स यहाँ से समझे कि एक्सपोर्ट होता है, यहाँ से बाहर जो जाने वालों की तादाद होती है ज़्यादा। यूएस वो कंट्री है जिसने ये तय किया कानूनन, हजारों प्रोफेशन में पेशों में से एक ही वाहिद पेशा है नर्सिंग का, जहां अमेरिकन सरकार विद इन ईयर ग्रीन कार्ड, वहां की शहरियत उस पेशे वाले को देती है। एंट्री आसान है, एवरेज बच्चे भी अगर है तो बीएससी नर्सिंग करते हुए अपनी अंग्रेजी अच्छी कर रहे, इलाज मुआलजे में अपना इंसानी जो फेस है, ह्यूमन फेस है, उसको जिंदा रखें तो अच्छे डिमांड हो सकते हैं। मुस्लिम बच्चे अगर साथ साथ अरबी सीख लेते हैं तो सऊदीयन कंट्रीज में जितने दर्जनों जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर बेहतर काम के मौके हो सकते हैं। अच्छी सैलरी के साथ फॉरेन में इसको जॉब है। नर्सिंग में भी दो तरह के कॉलेज है महाराष्ट्र में, एक है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है, दूसरा प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है। आप देखिए तकरीबन 110 के करीब नर्सिंग कॉलेज है महाराष्ट्र भर में, इसमें से सिर्फ 4 ऐसे कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट के हैं। उसमें से एक बम्बई में है, एक पूना में है, एक औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, एक नागपुर में है। तो चारों जो गवर्नमेंट के बीएससी नर्सिंग कॉलेज है। हेलो जी, आपका थोड़ा आवाज कम हो गया है। अब आ रही है? जी हेलो, हाँ, अभी थोड़ी देर से कम हो गई है। अभी सुन पा रहे हैं? जी अगर आवाज थोड़ा सा बढ़ रही है तो बताइए जरा। हेलो, हाँ अब नॉर्मल है? जी नर्सिंग में मैंने आपसे कहा कि जो गवर्नमेंट के नर्सिंग कॉलेजेस है महाराष्ट्र में, तो गवर्नमेंट के नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आपको ओपन कैटेगरी में अगर है आप तो 350 प्लस के करीब आपको मार्क्स लगेंगे, बल्कि 400 के लगभग ये स्कोर जाएगा आपका। बाज कॉलेजेस में 400 से ज्यादा भी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। जहां तक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है, तकरीबन 100 से ज्यादा प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है महाराष्ट्र में 4 साल के डिग्री कोर्स देने वाले। उसमें बहुत ज्यादा स्कोर की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आपसे कहूं कि अगर आपको 720 में से लास्ट ईयर बदनापुर में जो माइनॉरिटी का नर्सिंग कॉलेज है, मौलाना उस्तानी साहब के मेडिकल कॉलेज की प्रीमाइसिस में, तो उस कॉलेज में 15 मार्क जिस बच्चे को थे 720 में से नीट में, तो 15 मार्क वाले को भी बीएससी नर्सिंग कोर्स को एडमिशन मिला है। तो आप अपना स्कोर जो भी रहेगा उस बेसिस पर कोशिश कीजिए, लेकिन इस प्रोफेशन में लॉन्ग टर्म प्लानिंग सामने रखते हुए डिसीजन लीजिए कि मैं 4 साल के बाद इंटरनेशनल एग्जाम क्वालिफाई करूंगा, यूएस जाऊंगा, यूके जाऊंगा, यूरोपियन कंट्रीज जाऊंगा या अरब कंट्रीज जाऊंगा। ये अगर आपका समझे कि रहा ओपिनियन, या गवर्नमेंट जॉब की मैं तैयारी करूंगा, तो आपके लिए अच्छे मौके बहरहाल इस प्रोफेशन में है, कोशिश करनी चाहिए। तो ये इस तरह से 10 जो कोर्सेस है जो ह्यूमन हेल्थ से मुतालिक है, इंसानी सेहत से मुतालिक है। MBBS हो गया एक, दूसरा BAMS, तीसरा BHMS, चौथा BUMS,
5वां BDS, 6वां आपका फिजियोथेरापी, 7वां आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी, 8वां ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, 9वां आपका ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, 10वां BSc नर्सिंग 4 years ड्यूरेशन का। ये हो गए नीट के बेसिस पर ह्यूमन हेल्थ से मुतालिक, इंसानी सेहत से मुतालिक इन 10 कोर्सेस में एडमिशन, उसको लगने वाला रिक्वायर्ड स्कोर और कॉलेजेस की कैफियत मैंने आपके सामने रखी है। अब वो 11वां कोर्स है, वो उसको हम कहते हैं वेटरनरी साइंस। उस कोर्स का नाम है BVSc एंड AH, बैचलर इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये 5 साल का कोर्स होता है और ये महाराष्ट्र में BVSc एंड AH के वेटरनरी साइंस से मुतालिक जो कोर्स है, उससे मुतालिक जो कॉलेजेस है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज है। आज तक प्राइवेट कॉलेज इस सिलसिले में महाराष्ट्र में क्या भारत में शुरू नहीं हुआ है। गवर्नमेंट की इन चारों कॉलेजेस में नीट के बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। 350 अगर आपका है, 300 से ज्यादा, मतलब 350 से 400 के दरमियान भी है, तो आपको BVSc एंड AH को एडमिशन मिल सकता है। 5 साल का ये कोर्स, अलग अलग जो 5 कॉलेजेस है महाराष्ट्र में, उसमें से एक BVSc कॉलेज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परभनी में है, एक उदगीर में है, एक विदर्भ एरिया में आपके, एक सतारा की तरफ है, एक मुंबई में है। तो इस तरह से 5 कॉलेजेस महाराष्ट्र में गवर्नमेंट के हैं। 350 से 400 के दरमियान अगर आपका स्कोर नीट का है तो इसमें एडमिशन मिलेगा। फीस भी बहुत मामूली और कम फीस होती है। 5 साल की इस कोर्स के कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, जिला परिषद के हैं हॉस्पिटल्स महाराष्ट्र में, तो वहां जॉब करने के लिए क्लास 2 की पोस्ट होती है। ये भी मेडिकल ऑफिसर इसको कहते हैं, LDO कहते हैं इस पोस्ट को, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। LDO की पोस्ट मिलती है 5 साल के BVSc कोर्स करने वाले बच्चों को। तो इसके अलावा पोल्ट्री फार्म, जो बड़ी बड़ी पोल्ट्री फार्म्स होती हैं, वहाँ पर भी BVSc के सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। बड़े बड़े फार्म हाउस में इनकी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। फॉरेन में जरूरत पड़ती है। और कैटल्स का जहाँ फूड्स तैयार होते हैं और जहाँ उनके मेडिसिन तैयार, आप भी अपना ओन हॉस्पिटल BVSc एंड AH करने के बाद अपना हॉस्पिटल रन कर सकते हैं। ये मौका आपको मिलेगा BVSc एंड AH करने के बाद। तो ये 11 कोर्सेस हैं जो मेडिकल से रिलेटेड हैं, जो नीट के बेसिस में मिलेंगे। अब वो बच्चे, तलबा और तालिबात जिन्होंने नीट इम्तिहान नहीं दिया है लेकिन 12वीं साइंस वो पास कर चुके हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने पिछले 8-10 साल पहले जो पैरामेडिकल के मुख्तलिफ कोर्सेस होते थे पहले 10th और 12th के बाद, अलग अलग जो इदारे रन करते थे उसको, तो उसको क्लब करके आप म्यूट हो चुके। हेलो, हाँ आवाज आ रही बेटा? हाँ हाँ, अभी वो पैरामेडिकल से आवाज चलेगी। जी जी जी। तो पैरामेडिकल से मुतालिक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 10 साल पहले उसको भी डिग्री में ट्रांसफर किया है। 4 साल के, उसको भी 4.5 साल के डिग्री कोर्सेस डिजाइन किए हैं, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। तो उसमें आप देखिए कि उसका नाम जो दिया है उन्होंने, वो BPTS दिया है, बैचलर इन पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, BPMT, बैचलर इन पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी। तो BPMT के जो कोर्सेस हैं महाराष्ट्र में, वो पूरे गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में चलते हैं। महाराष्ट्र में जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे वो नागपुर में हो, अकोला में हो, यवतमाल में हो, आपके औरंगाबाद में हो, अंबेजोगाई में हो, नांदेड़ में हो, धुलिया में हो, पूना में हो, सतारा में हो, जितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है 24-25 की तादाद में, वो सब में ये BPMT, बैचलर इन पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, 4.5 साल पर मुश्तमल ये डिग्री कोर्स डिजाइन किया है। पहले 18 अलग अलग कोर्सेज चलते थे इसमें। अब उसको मुख्तसर करते हुए गवर्नमेंट ने 12 कोर्सेज रन किए हैं। 18 का डिजाइन किया है, 18 कोर्सेज का तारुफ, इंट्रोडक्शन करवाया है,
लेकिन इम्प्लीमेंट किए हैं 12 कोर्सेज को। 12 के 12 कोर्सेज किसी एक सिंगल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं चलते, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 2 कोर्सेज चलते हैं। तो अलग अलग कोर्सेज होते हैं। बैचलर इन पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, ब्रैकेट में जो स्पेशलाइजेशन होगा वो होगा, जैसे बैचलर इन पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी ब्रैकेट में होगा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, है ना। तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए ये 4.5 साल आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। मतलब आजकल जो सर्जन्स को ये सारे काम करने का टाइम नहीं होता। ऑपरेशन से पहले लैब रेडी रखना और ऑपरेशन के बाद लैब दोबारा रीसेट करना, सारे इंस्ट्रूमेंट रेडी रखना, किस ऑपरेशन के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं उसका इल्म होना, उसकी कंडीशन, उसका मेंटेनेंस, उसकी सफाई सुथराई, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी पूरे ओटी थिएटर हम जिसे कहते हैं ऑपरेशन थिएटर, तो वो ऑपरेशन थिएटर का एक राजा होता है ये टेक्नीशियन। तो उसके जिम्मे सारे काम होगा, वो ऑपरेशन थिएटर को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये एक कोर्स होगा। दूसरा होगा आपका पैथोलॉजी से मुतालिक, जो खून वगैरह के मायने वगैरह करने से मुतालिक। तो ये भी बीपीएमटी के अंडर में लिया गया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रन हो रहा है। तो इसमें ये सारी चीजें आपको मिलेगी। उसमें रेडियो टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन मिलेगा आपको। उसमें जो आपको ऑन्कोलॉजी टेक्नीशियन मिलेगा। इस तरह से 12 अलग अलग ब्लड बैंक से मुतालिक मिलेगा आपको। तो 12 कोर्सेस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र रन करती है और इन कोर्सेस के लिए आपको नीट देने की जरूरत नहीं है। 12th का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज पे आपका एडमिशन हो सकता है। यहाँ के बहुत से कोर्सेस करने के बाद आपको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सर्विसेज के मौके हैं। 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप बाहर अच्छे जॉब पर बाहर कंट्रीज में जा सकते हैं। पैथोलॉजी में आपने कोई कोर्स किया है तो आप अपनी ओन पैथ किसी हॉस्पिटल से अटैच शुरू कर सकते हैं। उसके कानूनी पहलू बहरहाल अभी क्लियर नहीं है। क्या पैथोलॉजी के लैब एमडी के अलावा भी परमिशन दी जाए या न दी जाए। गर्चे उसको लीगल परमिशन नहीं है, लेकिन अमलन आप देखते हैं कि बहुत से हॉस्पिटल्स में पैथोलॉजिस्ट अपनी ओन लैब रन करते हुए नजर आते हैं। तो आपको ये मौका हो सकता है ब्लड बैंक से मुतालिक, ऑन्कोलॉजी के टेक्नीशियन से मुतालिक, रेडियोलॉजी के टेक्नीशियन से मुतालिक ये सारे कोर्सेस होंगे, जहां प्राइवेट में, गवर्नमेंट में और फॉरेन में बेहतर जॉब हासिल करने के मौके आपको मिल सकते हैं। तो क्या परसेंटेज रिक्वायर्ड होगा? तो ओपन कैटेगरी के लिए 60% से ज्यादा जिसको मार्क्स होंगे, हो सकता है इस साल थोड़ा सा बढ़ेगा, इसलिए कि बहुत खुले हाथों से 12th के बच्चों को मार्क्स दिया है बोर्ड ने। जो 60 के आने के इम्कान नहीं थे उससे 80 पर है। तो हो सकता है कि कोई कोर्स 70 पे क्लोज हो जाए, कोई 75 पे, कोई 80 पे क्लोज हो जाए। तो बहरहाल जिसने नीट नहीं दिया है या फिर नीट दिया भी है तो स्कोर कम है और जो कोर्स चाहिए नहीं मिल रहा, तो उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आप जरूर अभी चूंकि रिजल्ट आके काफी दिन हो गए 12th के, उसके नोटिफिकेशन कॉलेज वाले देगा। पहले उसका एडमिशन भी सेंट्रलाइज हुआ करता था, लेकिन अब जिस कॉलेज में ये कोर्स चलता है वो कॉलेज अखबार में नोटिफिकेशन देता है और वहां जाके आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करके वहीं मेरिट लिस्ट लगेगी और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। या तो कॉलेज की वेबसाइट देखते रहिए, वेबसाइट कलेक्ट करके उस पर के नोटिफिकेशन कब आ रहा, या उस मेडिकल कॉलेज के टच में रहते हुए इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करके ये कोर्स को एडमिशन आप लीजिए। तो इस तरह से मेडिकल साइंसेस में इसके अलावा 12वीं के बेसिस पर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये 12 में ऑप्थेल्मोलॉजी भी है, आंखों के अमराज और उसको चेक करने, उसका नंबरिंग से मुतालिक 4.5 साल का कोर्स बीपीएमटी के अंडर में। लेकिन उसके अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने मेडिकल साइंसेस की जो इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की है, जिसको हम मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी कहते हैं, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस, MUHS ने 2 साल का डिप्लोमा कोर्सेस स्टार्ट किए थे पिछले 10 साल पहले। तो डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन और डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मोलॉजी, ये 2 कोर्सेस होते हैं 2 साल की ड्यूरेशन के बेसिस पर। ये कोर्स औरंगाबाद में जो यूनिवर्सिटी का सब सेंटर है, आम खास मैदान के सामने कैंसर हॉस्पिटल के बाजू,
यहाँ 2 साल का डिप्लोमा कोर्स 12वीं के परसेंटेज पे आप कर सकते हैं। तो जिनका परसेंटेज है, जिनकी ख्वाहिश है, इंटरेस्ट है एथोलॉजी में, उनके लिए ये बेहतर हो सकता है। उसी तरह से महाराष्ट्र की जो ओपन यूनिवर्सिटी है YCMU महाराष्ट्र में, यशवंतराव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी नासिक के अंडर में मेडिकल साइंसेस से मुतालिक ऑप्थेल्मोलॉजी का BSc ऑप्थेल्मोलॉजी कोर्स चलता है। 12वीं साइंस के बाद 3 साल का ये डिग्री कोर्स होगा। तो जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, आई हॉस्पिटल्स बड़े पैमाने के, उन्होंने ये कोर्स लॉन्च किया है। जैसे और आप जालना में देखते हैं गणपति नेत्रालय में ये कोर्स चलता है। तो इस तरह से DY पाटिल यूनिवर्सिटी में देखेंगे आप, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे, औरंगाबाद की MGM यूनिवर्सिटी में, मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में देखेंगे। तो इस तरह से ये भी BSc ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। ये कोर्स आपको 12वीं के साइंस के परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। तो ये चंद इंफॉर्मेशन थी मेडिकल साइंसेस उससे रिलेटेड। मजीद और भी बहुत सी चीजें हैं, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। वक्त कम है और चूंकि अब आपके जहन और दिमाग में सवालात काफी होंगे और वो सवालात का मौका हम आपको देंगे। जो सवालात आपने ऑलरेडी अपने फॉर्मेट में भेजे हैं वो, और अभी जो पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं और गुफ्तगू सुनने से पहले कुछ सवालात आपके पूछने के होंगे दिमाग में, और गुफ्तगू सुनने के बाद कुछ सवालात उभरे होंगे, तो आप जरूर सवालात पूछिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्वेश्चन आंसर होगा जिसके लिए मैं ब्रदर अबूजर कैंपस सेक्रेटरी असामर को आवाज देता हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसके जरिए हमें सवालात मौसूल हुए हैं, तो इंशाल्लाह उस सवालात को लेंगे पहले, और उसके बाद जो है हम चैट बॉक्स भी ओपन करेंगे, आप तमाम उसमें सवाल कर। तो पहले सवाल मतलब मैं इजाजत चाहूंगा मैं, करेनी मेडिकल साइंस के अलावा भी कुछ सवालात आए तो वो पूछे जा सकते हैं। हाँ, पूछे जा सकते हैं, बोलिए। पहला सवाल ये है कि डिप्लोमा इन नर्सिंग जी, डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन नर्सिंग जो आपके सिविल हॉस्पिटल्स हैं ना हर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये रन होते हैं। 12वीं के बाद 2 साल के ड्यूरेशन के होते हैं। पहले 10th के बेसिस पे चलते थे, अब उन्होंने अपना चेंज किया। डिस्ट्रिक्ट जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं, तो डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल्स में आप इसको देख लीजिएगा। अगला सवाल ये है कि अपॉर्चुनिटीज फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन सिविल सर्विसेज। अब सिविल सर्विसेज में मुस्लिम गर्ल्स स्पेसिफिक ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, गवर्नमेंट ने भारत के शहरियों को सबके लिए वो ओपन रखा है। अगर आप सिविल सर्विसेज के मैदान में आना चाहती हैं तो कानून माहौल आपको नहीं रोकता। हाँ, आप ये समझ रही होंगी कि मुस्लिम लड़कियां अपने हिजाब, अपना बुर्का, अपना पर्दा, ये सब करते हुए अपनी आइडेंटिटी तशख्खुस को बाकी रख। तो बहरहाल बेटा आपको मौका है, कोई मसला नहीं है, आप अपने आइडेंटिटी को बाकी रखते हुए भी इस मैदान में काम कर सकती हैं। आप जरूर, अगर अब वो सलाहियत है, आपकी तमन्ना है, ख्वाहिश है, तो आप आ सकती हैं। अगला सवाल ये है कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट स्टडी ऑफ नीट फ्रॉम 11th क्लास। 11वीं से जो नीट की तैयारी करने की क्या फवायद? नीट का अगर आपने तय किया है तो लाजमन 11वीं से तैयारी शुरू करना जरूरी है, इसलिए कि नीट के इम्तिहान में 11th का पूरा सिलेबस है NCERT का, और 12th का पूरा सिलेबस है। 2 साल के ये 3 सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस की स्टडी करने के लिए ये 2 साल भी नाकाफी होते हैं। बल्कि पिछले कई बरसों से मुल्क भर के आपके साथ रहने वाले जो तलबा और तालिबात हैं, वो 8वीं जमात से फाउंडेशन के नाम पे पढ़ाई शुरू कर रहे हैं कि नीट फाउंडेशन अटेंड कर रहे हैं। वो आपको एटलीस्ट जैसी 10th हो जाएगा आपका, आपकी ख्वाहिश है कि आपको नीट की तैयारी करना है, तो उसमें एक लम्हा जाए किए बगैर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, नंबर 1। दूसरा, कहाँ करें, आप जहां रहते हैं वहां क्या नज्म है इसका, वो आप चेक कर लें। कोचिंग क्लासेस का मेयार क्या है, उनके रिजल्ट क्या हैं, वो देख लें। मिल्लत इस्लामिया जो अलग अलग कोचिंग सेंटर चला रही हैं फ्री कोचिंग के नाम पर,
वो देखें। रहमानी 30 है, उसके लिए फॉर्म भरते रहें आप। उसकी डेट तो चले गई है, अगले साल जो बच्चे 10th में हैं इस साल, तो वो उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। हैदराबाद में MS लतीफ़ी 40 है, फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं नीट की मुस्लिम बच्चों के लिए। आसाम में बदरुद्दीन अजमल 50 है उनका नाम, तो वो फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। माइनॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माइनॉरिटी के अक़लियतों के कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे लातूर में था, इस साल बंद होने के उसकी इत्तला है। वो कॉलेज दोबारा कहाँ शुरू होगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के तहत हर मुस्लिम बच्चे की कोचिंग के लिए 1 लाख रुपए सालाना उस सेंटर को दिया है। 11th 1 लाख, 12th 1 लाख, एक बच्चे पर 2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं 2 साल। उसका रहना, खाना, पढ़ना, नीट और JEE दोनों की कोचिंग उसको फ्री रहेगी। तो लातूर में रिलायंस जो कॉलेज था वो अब तक के चल रहा था, इंटरनेट पे चेक कर लें, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मोमा की साइट पर भारत भर में जहां कहीं माइनॉरिटी के ये कोचिंग सेंटर होंगे फ्री, तकरीबन 9 सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलॉट किए हैं। वो कहाँ है चेक कीजिएगा। पूरे भारत में चलने वाले सेंटर को आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें से एक बीदर में है, शाहीन जो कोचिंग एकेडमी है, उनको भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट मिला है। आप इसके लिए भी वहां फ्री कोचिंग को अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल है कि एक जनरल सवाल है स्टडी से मुतालिक कि हाउ टू स्टडी, पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई कैसी करें एक लंबा पूरा टॉपिक है बेटा ना, उसको किसी एक जुमले में जवाब नहीं दिया जाएगा। किसी मौके पर इंशाल्लाह हम पूरा एक उन्वान को रख के आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। अगला सवाल है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिटेल्स एंड स्कोप। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो है ये 12वीं के बाद महाराष्ट्र में 2 कॉलेजेस है इसके बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के। इसका एडमिशन जो होगा आपका, महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंजीनियरिंग के लिए अपना ओन एंट्रेंस कंडक्ट करती है, उसका नाम है MST CET। तो 12वीं के साइंस के बेसिस पर वो बच्चे जो इस साल MST CET एग्जाम में बैठे होंगे, तो वो बच्चे MST CET के बेसिस पर इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और दोनों कॉलेज बंबई में है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 4 साल का ये डिग्री कोर्स होता है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ताल्लुक रखता है मेडिकल साइंसेस में जितने इक्विपमेंट्स हैं आपके, जितने मशीनें हैं आपकी, एक्सरे मशीन से लेकर MRI मशीन से लेकर CT स्कैन मशीन से लेकर आपकी, ये सारे मशीनों को ईजाद करना, उसके डिजाइनिंग करना, उसको मेंटेन करना से मुतालिक ये कोर्स होता है। और जो बच्चे इस कोर्स में एडमिशन लेने जाते हैं, गर्चे ये इंजीनियरिंग फील्ड में आता है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, लेकिन इसकी जो अहलियत है इसमें वो 12वीं में मैथ के साथ आपका बायोलॉजी भी होना कंपलसरी है। आमतौर पर इंजीनियरिंग को जाने वाले बच्चे बायोलॉजी नहीं लेते हैं, लेकिन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ आपका 12th होना लाजमी है। स्कोप के बारे में पूछा है। मैंने आपसे कहा कि ये स्कोप जो इक्विपमेंट्स तैयार होती हैं, औजार जो मुख्तलिफ तैयार होते हैं, उन कंपनीज में काम कर सकते हैं आप। जो हॉस्पिटल्स में ये औजार इम्प्लीमेंट होते हैं, वहाँ के मेंटेनेंस इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। बड़े जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ 3-3, 4-4 बायोमेडिकल इंजीनियर्स काम करते हैं। आप अपना ओन फ्रीलांस कहते हैं उसको, आप अपना मतलब ऑन कॉल सर्विस, किसी दवाखाने में इतने मशीनें नहीं है तो इंडिपेंडेंट एक आदमी को रखे, लेकिन आप शहर में वजूद रखते हैं, ये सबको मालूम होगा, तो आपको ऑन कॉल, उनकी मशीन खराब होगी, आप जाइए मेंटेन कीजिए, आ जाइए। तो इस तरह से बहरहाल एक अच्छा फील्ड है, भारत में भी, भारत के बाहर भी जॉब के लिए उसमें आप जा सकते हैं। अलबत्ता चूंकि साइंस और टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी के साथ डेवलप हो रही है, तो इसमें भी बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं कि एक बार खराब होने के बाद उसको रिप्लेस कर देते हैं। मतलब यूज एंड थ्रू का जो कल्चर चलता है, तो उसमें मेंटेनेंस की कम से कम जरूरत पड़ती है बाज मरतबा। तो हालात के मुताबिक जॉब के अपॉर्चुनिटी बहरहाल रहेंगे। अच्छा कोर्स है, जरूर कीजिएगा।
अगला सवाल है, आई एम स्टडिंग इन 10th क्लास एंड आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर. What study I should do from now for achieving good marks in UPSC? माशाल्लाह, More अच्छा focus सवाल on which है। subject? आप की अगर आपका लॉन्ग टर्म ये टारगेट है कि आपको IAS ऑफिसर बनना है, तो आप अगर 10th में है अभी, तो दो ट्रेंड चलते हैं बेटा। एक ट्रेंड ये होता है कि पहले आप अपना करियर बनाइए, करियर फिक्स कीजिए। करियर फिक्स करने का मतलब है कि मुस्तकबिल के लिए, रोजी रोटी के लिए कोई एक कोर्स ऐसा हाथ में हो कि यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में IAS नहीं बन सके तो आपको सर्विस दिला सके, जॉब दिला सके। ऐसा कोई अच्छा कोर्स आपके हाथ में हो, जो MBBS हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकता है, फार्मेसी हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, कोई कोर्स हो सकता है। तो एक ट्रेंड ये चलता है बड़ी तादाद में कि आप अपना करियर बहुत अच्छे टॉप के इंस्टीट्यूट से कीजिएगा। वो डिग्री करते हुए या वो एजुकेशन करते हुए आप यूपीएससी के टच में रहिए। टच में रहने का मतलब है उसके बेसिक फंडामेंटल्स को पढ़ते रहिए। आपकी डिग्री होने तक आप NCERT के 5वीं से लेकर 12वीं तक के पूरे किताबें ये 5-7 साल में 2 रोजाना आधा घंटा की अगर दे रहे हैं तो पढ़ते मुकम्मल कर सकते हैं आप। रोजाना कम से कम 2 नेशनल डेलीज का मुताला, अखबारात, एक मैगजीन एटलीस्ट जो यूपीएससी से रिलेटेड है, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, उसका कंटिन्यू मुताला आपका जारी रहे। और बहुत से अखबारात ऐसे हैं जो यूपीएससी से मुतालिक रहनुमाई का पेज, इंडिपेंडेंट आर्टिकल्स छापते हैं। जैसे लोक सत्ता है महाराष्ट्र में, द हिंदू है इंग्लिश में जो अखबार चलता है, दैनिक भास्कर चलता है जो आपके हिंदी में। तो इस तरह के अखबारात में कुछ कॉलम्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज से मुतालिक छपते हैं, उसकी भी पढ़ाई आप जारी रखिए। और कोर्स, अच्छी डिग्री अच्छे कॉलेज से करियर आपका कंप्लीट जैसे डिग्री हो जाएगी, उसके बाद 1 साल फुल टाइम यूपीएससी की तैयारी को दीजिएगा। वो तैयारी के बहुत से कोर्स इंस्टीट्यूट है, मुस्लिम इंस्टीट्यूट में मुसलमान बच्चों के लिए हमदर्द है, दिल्ली में हमदर्द स्टडी सर्कल है, जामिया हमदर्द है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, बंबई में हज हाउस है। यहाँ पर मुस्लिम बच्चों को बहुत मिनिमम फ्री एज वेल एज आप कह सकते हैं फ्री की यूपीएससी फ्री कोचिंग आपको अवेलेबल होगी। पैसा आपके पास है, भरपूर वसाइल हैं, तो दिल्ली उसका एक बड़ा मरकज है यूपीएससी की कोचिंग का। वाजिर और रवि जो मशहूर क्लासेस है दिल्ली के, वहां पर भी आप अपने बलबूते पर पैसा भर के अपनी तालीम कंटिन्यू कर सकते हैं। एक ट्रेंड ये है। दूसरा ट्रेंड ये है कि मुझे एज सच सर्विस वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, बड़ा कारोबार है, घर के खेती बाड़ी है, दुकानें हैं, दौलत की रेल पेल है, मुझे करना है तो यूपीएससी करना है। सर्विस नहीं भी लगे तो चलेगा, जॉब नहीं मिले तो चलेगा, ऐसी डिग्री हाथ में नहीं हो तभी चलेगा कि जो जॉब दिला सके। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 11 आर्ट्स कॉमर्स से करते हैं, उसके बाद बीए करेंगे, बीए करते हुए ऐसे सब्जेक्ट लेंगे जो यूपीएससी में काम आने वाले हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर। वो हिस्ट्री हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, वगैरह वगैरह सब्जेक्ट लेके वो अपनी स्टडी करते हैं, ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं। तीसरी आखिरी बात है, ऐसे बच्चों के लिए आप कई इदारे मैदान में आए हैं जो 11 से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। हैदराबाद में एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है चैतन्य IAS एकेडमी, वो 11th के बाद मतलब 10th के बाद 11th से लेकर डिग्री कंप्लीट होने तक 2 साल का 11-12 और उसके बाद 3 साल की डिग्री वहीं कराते हैं कैंपस में। और ये 5 साल पूरे यूपीएससी की कोचिंग के तरफ वो फोकस कर रहे हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी का भी कर्नाटक में जो अमेरिका में एक डॉक्टर है, उन्होंने स्टार्ट किया था एग्जैक्ट, उसका पता याद नहीं आ रहा है, नेक्स्ट टाइम कभी आपको इंडिविजुअल सवाल पूछिए, आपको मैं वो फराम करेंगे। वो साहब ने जो अमेरिका में डॉक्टर हैं, उन्होंने 11 से ही मुस्लिम बच्चों को 100 मुस्लिम बच्चों को सेलेक्ट करके फ्री कोचिंग का नज्म किया है। कर्नाटक में किसी बेंगलोर शहर से 100 किलोमीटर के फासले पर रेसिडेंशियल प्रोसेस में लड़कों के लिए वो स्टार्ट किया है। अगला सवाल ये है कि एडमिशन प्रोसेस से मुतालिक है, प्लीज एक्सप्लेन समथिंग अबाउट
कैप राउंड्स इन एडमिशन प्रोसेस। काय के कैप राउंड, मेडिकल का क्या इंजीनियरिंग का? जी, सवाल में स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है, ऐसे जनरल है। वो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस जनरल नाम है ये। पॉलिटेक्निक के एडमिशन भी है, इंजीनियरिंग के भी है, एमबीए के, एमसीए के, फार्मेसी के, एग्रीकल्चर के, मेडिकल के, तमाम के लिए कैप राउंड ही चलता है। तो कैप राउंड, अगर ये अपना टॉपिक मेडिकल था, हेलो जी आवाज हेलो, अगर वो मेडिकल से रिलेटेड है तो महाराष्ट्र में और ऑल इंडिया लेवल पर 2 कैप राउंड चलते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर जो ऑल इंडिया कोटा है और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल इंस्टीट्यूट के एडमिशन के लिए एमसीसी होता है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी मरकज की। तो ऑल इंडिया लेवल पर एमसीसी कैप राउंड का नोटिफिकेशन देगा। एमसीसी की साइट पे देखिए आप। स्टेट में आपके महासीट, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक सीईटी सेल कायम किया है, महा CET.org के नाम से। इस साइट पे आपको मिलेगा। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के कोलैबोरेशन से ये काम करते हैं। तो महा CET सेल पर आपको ये नोटिफिकेशन आएगा कैप राउंड का, मेडिकल एडमिशन से मुताबिक। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में जो मैंने आपको 10 कोर्सेस दिए कहे हैं कि जिसके बेसिस, नीट के बेसिस पे एडमिशन है, तो उनका कैप राउंड का नोटिफिकेशन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आएगा। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके उसकी स्पेसिफिक फीस भर के आपको ऑप्शन भरने पड़ते हैं। और मेडिकल साइंसेस में एक ही बार राउंड से पहले ऑप्शंस भरे जाते हैं, वो तवज्जो के साथ देख दिखाकर भरना जरूरी है। अगला सवाल है, बीएमएस किया हुआ तालिब इल्म या उसी तरह का कोई कोर्स किया हुआ तालिब इल्म उसी डिग्री कॉलेज में टीचिंग कर सकता है? नहीं बेटा, कैसा है कि सेम इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि यहाँ पढ़े हुआ बच्चा यहाँ नहीं पढ़ा सकता। आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी कहते हैं उसको, अहलियत अगर आपके पास है तो आप जरूर पढ़ा सकते हैं। अगर आप BUMS किए हैं तो सेम कॉलेजेस में अगर BUMS की बेसिस पर आप पढ़ा सकते हैं तो जरूर पढ़ा सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन लगेगा, दरकार होगा, अगर आपके पास है तो आप जरूर पढ़ाइए। अगर वहां पे MD यूनानी चलता है तो MD यूनानी करके आके सेम कॉलेज में पढ़ाइए, तो उसमें किसी ने रोका नहीं है आपको। अहलियत पूरी कर रहे हैं आप कानूनी, तो आप उस सेम कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला सवाल है, रेडियोलॉजी प्रोसेस, बस इतना दिया हुआ है। रेडियोलॉजी का जो मामला है ना, रेडियोलॉजी ये MBBS के बाद PG लेवल पे किया जाने वाला कोर्स है। पहले आप MBBS कीजिए, MD के लिए वही सेम नेशनल लेवल पर एक एंट्रेंस एग्जाम है, उसका भी नाम नीट है, उसको PG नीट कहते हैं। PG नीट अच्छे परसेंटेज से क्वालिफाई कीजिएगा तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको रेडियोलॉजी में, MD रेडियोलॉजी में एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज फिर प्राइवेट में काफी महंगा सौदा होता है, उसका जिक्र नहीं किया तो बेहतर है। अगला सवाल है, I want to do PhD in medicinal chemistry. What will be the part to go through ahead? I have done my PG in organic chemistry. मेडिसिनल केमिस्ट्री में ये नांदेड़ की जो SRT यूनिवर्सिटी है, SRTR यूनिवर्सिटी नांदेड़, उसमें MSc मेडिसिनल केमिस्ट्री है नंबर 1, और दूसरा आपको जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस है, उसमें भी आपको मिलेगा MSc मेडिसिनल साइंसेस। 2 सेंटर है आपको, दोनों में अलग अलग एडमिशन होती है। तो पहली कोशिश आप SRT यूनिवर्सिटी की आप उसमें देखिए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। एंट्रेंस होता है उसके लिए, एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। MEOHS नासिक, SRTR मेडिकल, SRT यूनिवर्सिटी नांदेड़। PhD से मुतालिक जी, PhD उस टॉपिक में। PhD तो आप जाहिर बात है कि आपको जिस मैदान में PhD करना है उस मैदान में पहले PG होना कंपलसरी है। अगर आप मेडिसिनल फील्ड में PhD करना चाहते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में, तो आपको पहले समझे कि PhD का एंट्रेंस, 2 चीजें हैं उसमें। PhD का एंट्रेंस जो पेट कहते हैं, PhD एंट्रेंस टेस्ट,
वो इस यूनिवर्सिटी का वो क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद आप पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए। नंबर 1, अगर आपने नेशनल लेवल पर नेट एग्जाम दिया है, जेआरएफ दिया है, तो जो नेट क्वालिफाइड है उसको पेड देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने अच्छा स्कोर मिला, आपको जेआरएफ मिला है आपको, तो जेआरएफ के बेसिस पर आपको अच्छे टॉप के रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिसर्च पीएचडी करने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको स्कॉलरशिप 33,000 पर मंथ आपको मिलेगी। चौथा लास्ट ये है पीएचडी में कि ये जो जेआरएफ का स्केल है स्कॉलरशिप का, सेम माइनॉरिटीज के स्टूडेंट्स के लिए जो सेक्टर कमेटी की सिफारिशात के रोशनी में डिजाइन हुआ था, वो है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। वो बच्चे जो किसी भी सब्जेक्ट में, खाली मेडिसिनल केमिस्ट्री नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हैं, हर साल तकरीबन 758 बच्चों को जेआरएफ का जो सेम स्केल है स्कॉलरशिप का, वो स्कॉलरशिप दी जाती है। पहले इसको एंट्रेंस और या इंटरव्यू प्रोसेस के जरिए से दिया जाता था, लेकिन अब चूंकि बच्चों की तादाद बढ़ गई है, तो पिछले 4 साल से वो बच्चे जो नेट क्वालिफाइड हैं, तो नेट क्वालिफाइड बच्चे ही ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको जेआरएफ नहीं मिला लेकिन नेट क्वालिफाई है, तो नेट क्वालिफाई होने वाले दीगर बच्चों को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती। माइनॉरिटी के बच्चों को मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप जो 33,000 पर मंथ है, हैंडसम स्कॉलरशिप है, आप जरूर उससे फायदा उठाइए। अस्सलाम वालेकुम। अगला सवाल है, नीट प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन, आई एम रिपीटिंग दिस ईयर, shall I take admission to any graduation courses as a secondary course? Which course is better? Please suggest. और इसमें ऐसा आखिरी में दिया हुआ है कि जैसा एडमिशन वो ले लेते हैं तो नीट क्वालिफाई करने के बाद टीसी का कोई इशू होगा? जी माशाल्लाह, अच्छा प्रैक्टिकल सवाल है। तो 2 हिस्से हैं सवाल के। तो पहला हिस्सा ये रहेगा कि अगर आप रिपीट करना चाहते हैं नीट, और नीट को रिपीट करना की जरूरत 90% स्टूडेंट की हो गई है। अभी पिछले 10 साल से फ्रेश जो स्टूडेंट है पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई होकर गवर्नमेंट एमबीबीएस जाने वाले, वो बहुत मुश्किल से आपको 20 से 25% मिलेंगे। 75% बच्चे रिपीटर्स होते हैं। मार्जिनल डिफरेंस है जिनका एमबीबीएस जा रहा है, अगर वो रिपीट करना चाह रहे हैं, टारगेट अगर उनका रिपीट करना है, अच्छे स्कोर को अचीव करना है, गवर्नमेंट एमबीबीएस को जाना है या एमबीबीएस ही टारगेट है, तो आप दूसरा कोई काम ना करें। कश्तियां जला के इस मैदान में आना है आपको। आप दूसरे किसी कोर्स में कदम रखते हुए ये मैदान में आजमा नहीं सकते आपको। इसलिए कि अगर पैरेलल आपने बीएससी को एडमिशन लिया तो नीट का ऐन आपका तैयारी का मौका आता है, और इधर बीएससी के यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल आता है, प्रैक्टिकल एग्जाम, थ्योरी एग्जाम वगैरह वगैरह। उसको देखने की, उसको पढ़ने की, समझने का कोई मौका आपको नहीं मिलता है। तो अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने आप को किसी दूसरे कोर्स में ख़त्म एंगेज मत कीजिए। आप डे नाइट 1 पॉइंट प्रोग्राम, सिर्फ नीट 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 होगा। दूसरा, खुदा न खास्ता किसी ने ले लिया एडमिशन, 1 साल मुकम्मल हो गया, 2 साल हो गए, या डिग्री कोर्स कंप्लीट हो गया, जो भी ईयर होगा आपका, तो उसके टीसी का कोई इशू नहीं आता। आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज की टीसी आपके लिए कंसिडर होगी। आप चाहे बीएससी हो, कोई डिप्लोमा किए होंगे, वो कोई इशू नहीं आता। हो गए जी? चैट बॉक्स के अभी स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, अभी तक जो थे वो गूगल फॉर्म जो हमने डिजाइन किया था, जी 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 बिल्कुल शुरू कीजिएगा। जी जी लीजिए ना। नीट का जो कट ऑफ एक्सपेक्टेशन पूछ रहे हैं। नीट का एमबीबीएस के लिए मैंने आप शुरू में गुफ्तगू में आपसे कहा कि पिछले साल ओपन कैटेगरी का एमबीबीएस गवर्नमेंट के लिए 575 रहा है। इस साल अगर फिजिक्स सबका मुश्किल गया होगा तो कुछ हद तक असर पड़ सकता है। वो ज्यादा से ज्यादा 10-12 मार्क का फर्क होगा, उससे ज्यादा नहीं। गवर्नमेंट एमबीबीएस ओपन कैटेगरी के लिए बहुत, अगर ऐसा कंडीशनल है, अगर ऐसा हुआ कि रिजल्ट मुतासिर है तो बहुत ज्यादा होगा, 565 प्लस पे आपका एमबीबीएस जाएगा।
ओबीसी कैटेगरी है तो वो भी 555 प्लस जाएगा, ईडब्ल्यूएस भी 550 प्लस जाने के चांसेस है। अगला सवाल है बीटेक एग्रीकल्चर में क्या करियर है सर? बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग बोलिए पूरा। एग्रीकल्चर के तकरीबन 10 कोर्सेस हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में। इसमें एडमिशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो एमएसटी सीटी है इंजीनियरिंग के होने वाला एंट्रेंस, तो उसी के बेसिस पर एमएसटी सीटी के बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जो है ये इसको बेहतर स्कोप होते हैं कि एग्रीकल्चर में मुख्तलिफ जो मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, तो उसका ये समझे कि समझो रोल प्ले करने वाला आदमी होता है। जो एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज, उसमें काम करना, उसमें डिजाइनिंग है, उसके मेंटेनेंस है, उस पर रिसर्च वर्क है, ये सारे काम करने की जिम्मेदारी उस पर होती है। तो एक अच्छा फील्ड है, कर सकते हैं। 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, फीस भी कम होती है, और आपका एमएसटी सीटी की तैयारी अच्छी लगेगी इसमें वगैरह। अगला सवाल है बीवीएससी के प्राइवेट कॉलेजेस महाराष्ट्र में है क्या? बीवीएससी का मैंने गुफ्तगू में कह दिया था, बीवीएससी का पूरे महाराष्ट्र में कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट के 5 कॉलेजेस है। कहाँ है वो भी सवाल है। एक परभनी में है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस परभनी, दूसरा उदगीर में है लातूर डिस्ट्रिक्ट, तीसरा आपका जो है सतारा में है, चौथा मुंबई में है, पांचवा आपका नागपुर में है। D-Farm करियर गाइडेंस एंड स्कोप। जी, D-Farm में क्या करियर है पूछ रहे, मतलब उसमें अपॉर्चुनिटी और बी स्कोप क्या है? फार्मेसी, बी फार्मेसी बोल रहा है। जी जी D-Farm। ठीक है, बी डिप्लोमा। डिप्लोमा, डिप्लोमा फार्मेसी के बाद महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। नंबर 1, जितने सैकड़ों हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के, वहाँ फार्मासिस्ट का काम करने के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन डी फार्मेसी है। और ईयरली जब भी वैकेंसी आती है तो उस वैकेंसी का अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र रिटन टेस्ट लेकर उसको फिलअप करती है पोस्ट को। नंबर 1। दूसरा स्कोप है मेडिकल स्टोर ओपन करना, आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, रजिस्ट्रेशन हासिल करके मेडिकल स्टोर आप ओपन कर सकते हैं डिप्लोमा के बेसिस पर। तीसरा है किसी कंपनी में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करना। मेनली ये 3 काम आप डिप्लोमा के बेसिस पे कर सकते हैं। वो फार्मा डी है ऐसा बता रहे थे। हाँ, ये एक समझे कि पिछले 15 साल से गवर्नमेंट ने इसको भारत में, समझे कि भारत में इसका चलन शुरू हुआ, 15 साल हो गए होंगे। कर्नाटक से ये स्टार्ट हुआ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 10 साल पहले इसको लॉन्च किया है। फार्मा डी होता है डॉक्टर इन फार्मेसी, ये 6 साल का कोर्स है फार्मेसी का। जैसा डी फार्मेसी 2 साल का, बी फार्मेसी 4 साल का, तो ये 12वीं साइंस के बाद फार्मा डी ये 6 साल का कोर्स होगा, पीजी लेवल का स्टेटस है इसका, इक्वल टू एम फार्मेसी समझा जाता है ये। नंबर 1। दूसरा ये कि इसकी क्या सर्विसेज है, क्या स्कोप है, कहाँ काम करेगा ये। तो जैसे हम लोग महाराष्ट्र में, भारत में देखते हैं कि हॉस्पिटल में मेडिसिन देने का काम फार्मासिस्ट करता है, डिप्लोमा वाला आदमी। इसका काम ये होगा, डॉक्टर खुद डायग्नोस करेगा, डॉक्टर खुद दवाएं लिखेगा, डोज भी लिखेगा। इसका काम हो वो दवाएं, लिखी हुई दवाएं देना, पेशेंट को बोलना ये गोली खाओ, सुबह 1, दोपहर 1, शाम 1, ये काम इतना होता है। फार्मा डी वाला वो डॉक्टर के इक्वलेंट उसका जॉब होता है, और इसका जो चलन है ये यूरोपियन कंट्रीज में और बिलखुसूस अमेरिका में बहुत ज्यादा। हर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट डी फार्मेसी नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा फार्मा डी वाला। और फार्मा डी वाला कोई डिप्लोमा वाला छोटा मोटा आदमी नहीं होगा, उस हॉस्पिटल में जो एमडी डॉक्टर होगा उसके बराबर का स्टेटस होगा। डॉक्टर का काम डायग्नोस करना होगा, मेडिसिन देना नहीं होगा। ये फार्मा डी के पास आएगा तो ये तय करेगा कि डोज क्या होगा और कितना होगा।
दूसरा काम ये होता है इसका कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच में ब्रिज का कोई सिस्टम अपने पास नहीं है कि पेशेंट कुछ पूछना चाहता है, समझना चाहता है डॉक्टर से, लेकिन हमको वो सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ये ब्रिज का काम करने वाला ये फार्मा डी होगा। वो बोलेगा कि ये क्या दवाएं लाए आपने, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, आपके जो डिसीज है इसमें ये गैर जरूरी मेडिसिन ये लिखी हुई है, इतने पावर की जरूरत नहीं है। ये एक ब्रिज का बेहतरीन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करने वाला एक ह्यूमन रिसोर्स है और इसका काफी डिमांड भारत में अभी इसका चलन नहीं है। भारत में कोर्स करने के बाद भी अभी गवर्नमेंट ने जस्ट डिसीजन लिया है कि हम फार्मासिस्ट के लिए इसको गौर करेंगे, लेंगे जॉब में। उतने बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके अभी इनको खुले नहीं है। जो बच्चे ये कोर्स करके बाहर कंट्रीज में जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतर होगा। एडमिशन कैसे होगा? तो एडमिशन MST CT जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस है, मतलब कॉमन एंट्रेंस है जो काम आएगा इंजीनियरिंग को भी, फार्मेसी को भी, एग्रीकल्चर के कोर्सेस के लिए। तो MST CT के बेसिस पर ये मिलेगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2 कॉलेजेस में अपने फार्मा डी शुरू किया है। एक अमरावती का जो गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज है उस कैंपस में चलता है और दूसरा गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज औरंगाबाद की कैंपस में चलता है। तो ये दोनों जगह आपको MST CT का अगर स्कोर आपका 100+ है 200 में से, तो आपके एडमिशन के चांसेस ब्राइट है। एक सवाल यह आया है कि जो आपने कश्तियां जलाने की बात कही, तो उस मुतालिक है कि नीट एग्जाम के बाद कुछ स्टूडेंट को कम मार्क मिलने पर डिप्रेशन में जाते हैं, तो उसमें कुछ रहनुमाई कीजिए। तो देखो, ये तो मायूसी हम कहते हैं कुफ्र है। एक मुसलमान बच्चा जिस मकसद को सामने रखते हुए तैयारी कर चुका है, अब वो तैयारी का जायजा ले कि उसमें क्या खामियां कोताहियां रह गई हैं और वो खामियां कोताहियों को दूर करते हुए क्या दोबारा अच्छी तैयारी की जा सकती है, नहीं की जा सकती है। अगर वो खामियां कोताहियां दूर करके दोबारा तैयारी की जा सकती है तो जरूर रिपीट करने का इरादा कर लें। अदरवाइज ऐसा कोई मौका नहीं है। और जो स्कोर आया है, मैंने आपसे कहा कि 10 कोर्सेज के मैंने 11 कोर्सेज का तस्करा किया नीट के बेसिस पर और उसका एक अंदाजा स्कोर भी सामने रखा। आपका स्कोर कहाँ सेट होता है वो कोर्स मुंतखब कीजिए, आप उसमें महारत पैदा कीजिए। जज़ाकल्लाह। ये है, I am a student in BA first year. How to prepare for MPSC exam and what study about MPSC exam? Give information about examining good marks in exam. And MPSC, हाँ बस सवाल समझ में आ गया बेटे। MPSC के प्रिपरेशन का मामला जो है आपका, BA में जो सब्जेक्ट है आपके, वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो देखिएगा, वो आपके लिए माविन मददगार होंगे। उसकी गहराई के साथ, डेप्थ के साथ स्टडी कीजिएगा। BA फर्स्ट ईयर से ही आप अपना परसेंटेज 70-75% आप मेंटेन कीजिएगा ईमानदारी का। सब्जेक्ट में डेप्थ के साथ स्टडी कीजिए। जो सिलेबस यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब किया है उस सिलेबस के अलावा MPSC के जो ऑप्शनल के सिलेबस की किताबें हैं उनको भी पढ़ते रहिएगा। MPSC के प्रीलिम की जो किताबें इंटरनेट सिलेबस है, जो मार्केट में किताबें अवेलेबल है, उसको लेके पढ़ना शुरू कीजिएगा। MPSC से मुतालिक जो मराठी अखबारात में कंटिन्यू रहनुमाई के कॉलम छपते हैं उसको पढ़िए। बिलखुसूस लोकसत्ता जो है डेली पाबंदी से पढ़िए। उसमें जो मजामीन डेली छपते हैं मिस्टर जादव के, रोहिणी शाह के, फारूक नायकवाड़े के, ये बहुत क्वालिटी के मेयारी मजामीन होते हैं, MPSC के काम आते हैं। बेस में MPSC की तैयारी आप कैसे करें, कुछ सीरीज छपती है लोकसत्ता में। प्रीवियस जो उसके पेपर की कटिंग है इंटरनेट पर अवेलेबल होते हैं आपको। बिलखुसूस जून जुलाई के महीने के
जो सीरीज है अखबार की, उसको आप पढ़िए कि उसमें पूरे डिटेल आपको रहनुमाई की गई है। अब वो किताबी शक्ल में भी मार्केट में अवेलेबल है, कैसे तैयारी करें एमपीएससी की। चौथा ये कि लैंग्वेज कौन सी रखे आप, एमपीएससी के जो मीडियम आपका रहेगा वो इंग्लिश मीडियम होगा कि मराठी मीडियम होगा, वो चेक कीजिए। आपको किस लैंग्वेज में कमांड है, उबूर हासिल है, उसको चेक कीजिए। अगर मराठी बहुत अच्छी है तो मीडियम आपका एमपीएससी का मराठी रखिएगा। आपकी अंग्रेजी कमांड है, आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी समझती है, तो आप उसको अंग्रेजी में सेलेक्ट कीजिए और वही मीडियम में कंसर्निंग जो स्टडी मटेरियल है वो मटेरियल मंगा के आपकी पढ़ाई शुरू कीजिए। तीसरा है कि अगर आप वालिदैन के पास इतनी इस्तेताअत है कि आप पूना जाते हैं, पूना में ये कल्चर ज्यादा बढ़ गया है अभी कि बच्चे बीए करते हुए एमपीएससी के फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन करते हैं। तो पैरेलल जो बीए चलता है और एमपीएससी का फाउंडेशन की आपकी स्टडी चलती रहती है। तो आपकी बीए कंप्लीट होते होते 50% आपकी तैयारी हो जाती है, और जैसी बीए कंप्लीट होने के बाद फिर 1 साल आप अपने आप को इस मैदान में झोंकिए। दूसरा बहुत अहम पहलू ये है कि अब तक के मुस्लिम बच्चों को यूपीएससी की तैयारी के बहुत अच्छे, बहुत मेयारी सेंटर्स हैं, जारी है। मैंने 3 दिल्ली के नाम सुनाया आपको, हमदर्द, इसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया, ज़कात फाउंडेशन। महाराष्ट्र में हज हाउस है एमपीएससी की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी के लिए था। अब एक अच्छी कोशिश महाराष्ट्र के माइनॉरिटी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, मेकड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है मेकड़ा, MECKED के नाम, EDA। उस एसोसिएशन ने हज कमेटी से टाई अप किया है, हज कमेटी से माहिदा किया है। उस माहिदे के तहत वो गवर्नमेंट की जो महाराष्ट्र की माइनॉरिटी जो एसोसिएशन है गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, वो हज कमेटी को कुछ शेयर करेगी पैसा, और वो शेयर करके मुस्लिम बच्चों को एमपीएससी की तैयारी का पहला फ्री कोचिंग सेंटर महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ है। वो हज हाउस में स्टार्ट हुआ है। आप उसके साइट पर जाइए, उसके डिटेल देखिए। हाल ही में उसका इश्तिहार आया था। डेट अगर अभी तो फर्स्ट ईयर में है आप, जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा इस सेंटर में आप जरूर दाखिल होने की कोशिश कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू सब्जेक्ट है उनका, तो मेरे ख्याल से उर्दू है क्या पूछ रहे हो एमपीएससी में? उर्दू ले सकते हैं आप सब्जेक्ट लैंग्वेज के तौर पर अभी, मगर वहाँ अभी यूपीएससी में जैसा पेपर है ना बेटा ऑप्शनल का, वो महाराष्ट्र में नहीं रहेगा। महाराष्ट्र में कॉमन हो गया, सब मिक्स सब्जेक्ट हो गया। अब उर्दू काम नहीं आएगी एमपीएससी की तैयारी में आपके। एक आखिरी सवाल हम लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या बीएचएमएस करने के बाद साइकियाट्रिस्ट बना जा सकता है? देखिए कि हर मैदान में अपनी अपनी पीजी होता है। जैसे एमडी हम कहते हैं एलोपैथी में है, वैसी यूनानी में भी एमडी होता है, आयुर्वेदिक में भी एमडी होता है, और एमडी स्पेशलाइज होता है। तो वैसी अगर होम्योपैथिक के बाद, होम्योपैथिक में बीएचएमएस करने के बाद एमडी होम्योपैथिक में साइकियाट्री है किसी इंस्टीट्यूट में, तो आप इंटरनेट पर वो पूरे कॉलेजेस की लिस्ट दी हुई है, या आप जो प्रॉस्पेक्टस है पिछले साल का नीट का, उस प्रॉस्पेक्टस में पूरी लिस्ट दी हुई है फिजियोथेरेपी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस की। उसमें उनका वेबसाइट भी है, उनका फोन नंबर भी है। तो महाराष्ट्र के जो 50 से ज्यादा बीएचएमएस कॉलेजेस हैं, वो बीएचएमएस कॉलेजेस को फोन करके उनके पास ये स्पेशलाइजेशन एमडी का है या नहीं है इंक्वायरी कीजिए, और जरूर कीजिए अगर है अवेलेबल तो। अलबत्ता आप बीएचएमएस करके एलोपैथी की साइकियाट्री के तरफ नहीं आ सकते, मतलब मेडिकल से फील्ड के जो साइकियाट्री का कोर्स वो नहीं आ सकते। हाँ, बीएचएमएस के बाद आप एमए साइकोलॉजी जरूर कर सकते हैं,